नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उन सबको भी समझने में आपको जो है आसान हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। पर उन प्रकारों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे पृथ्वी के 2 हिस्से हुआ करते थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो कि नीचे का हमारा जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था, ऊपर का अंगारा लैंड। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जहां पे है अभी वर्तमान में, वहां पे कभी टेथिस सागर बहता था। लेकिन नीचे से जब गोंडवाना लैंड और ऊपर से अंगारा लैंड, जब दोनों का जब आपस में नीचे की परतें जब मिलना प्रारंभ हुई, धीरे धीरे ये कई वर्षों में, कई लाखों वर्षों में जो है इसका जो है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये जैसे जैसे आपस में मिलती गई, जो वो टेथिस सागर था उसके नीचे की जो मलबे थे वो ऊपर उठते गए और नवीन हिमालय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा, चूंकि जब वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब बात आती है कि वो जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। इसका जो प्राकृतिक विभाजन किया गया उत्तर प्रदेश का, वह 3 भाग में बांटा गया। पहला है भाबर या तराई क्षेत्र, भाबर या तराई क्षेत्र। दूसरा है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तीसरा है बुंदेलखंड या दक्षिण का पर्वतीय पठार का क्षेत्र। पर्वत का पठार का क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड का जो एरिया जो हमारा मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। अब हम बारी बारी करके इन तीनों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों भाबर या तराई क्षेत्र, आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा नेपाल का जो एरिया है, ये ऊपर हमारा क्या है? ये हमारा नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पट्टी आया हुआ है, ये पूरा आपका भाबर या तराई क्षेत्र। इसको भाबर क्षेत्र भी बोलते हैं या फिर तराई क्षेत्र भी आप कहते हैं, ठीक है। और इसी तराई क्षेत्रों में, जैसा कि आप सिंपल से इसको ये समझ लीजिए कि नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं, ठीक है, वो आपके तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो तराई क्षेत्र है, इनका निर्माण कंकड़, किससे होता है? कंकड़ और बालू से, ठीक है, कंकड़ बालू से होता है। कंकड़, ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं, ये आपका जो है कंकड़ हो गया। और ये जो नीला वाला है, ये जो मैंने डॉट डॉट किया हुआ है, वो आपका बालू हो गया, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो इसका जो मिट्टी होता है वो कैसी होती है? कंकड़ीली और बलुई मिट्टी होती है। कैसी होती है? कंकड़ीली और बलुई मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में ये जो हमारा तराई क्षेत्र है, इसमें आपका धान और गन्ना, इन दोनों की जो है अत्यधिक मात्रा में खेती होती है ना। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा तराई क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हमारा तराई क्षेत्र है, इसके नीचे क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। दोस्तों गंगा का जो बहाव है, गंगा का बहाव किस ओर है? आप कहेंगे कि दक्षिण पूर्व। किस ओर है? दक्षिण पूर्व है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व क्यों है? कुछ तो रीजन होगा। क्योंकि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जो बीच वाला ये जो देख रहे हैं, जो मैंने ग्रीन मैदानी क्षेत्र है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन डैश डैश किया हुआ है मैंने। दोस्तों इसका जो ढलान है ना, ये दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी इधर ऊंचा है, इस साइड ऊंचा है। और इसका ढलान ऐसे 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 बंगाल की खाड़ी की ओर जो है इसका ढलान है। यही वजह है कि गंगा और यमुना का बहाव जो है इस प्रकार से है। कैसे है? क्योंकि यमुना हमारा जो है कि यहां से है ना, यमुना हमारा यहां से जो है बुंदेलखंड के एरिया में भी थोड़ा सा प्रवेश करती है, इसलिए जो है उसका बहाव इधर हो जाता है। बुंदेलखंड का ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो मैंने पहाड़ बनाया हुआ है, अब पर्वतीय है, इसको आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर के माध्यम से। दोस्तों देखिए, अगर आप फिगर समझेंगे ना तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी।
बीच वाला जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसका ढलान कैसे है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है, इसलिए जो है गंगा जो है बहते हुए कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन जो यमुना है, यमुना भी निकलती गंगोत्री से है, लेकिन वो जो है प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो यमुना है वो बुंदेलखंड के एरिया में प्रवेश करती है, और बुंदेलखंड का जो ढलान है वो कैसे है? इधर ऊंचा है मध्य प्रदेश की तरफ, इधर आपका हो गया एमपी, ठीक है, इधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है, और जैसे से इधर गया है ना, ये ऐसे गया है, ढलान गया है, मतलब कि मैदानी क्षेत्र की ओर ढलान है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जब यमुना यहां से जब प्रवेश करती है तो इसका ढलान इधर हो जाता है, और जाके प्रयागराज में जो है वो गंगा से मिल जाती है। अब चूंकि गंगा का जो ढलान है वो तो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो वो अपना रास्ता जो है तय करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, और फिर अंततः जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों अब बात करें गंगा का मैदानी क्षेत्र की, ठीक है, ये हो गया। इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है? कंकड़ और बालू से। इस जो मिट्टी है, जो तराई क्षेत्र है, इसकी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? गंगा और कंकड़ और बालू से होता है। धान और गन्ना इसकी प्रमुख फसलें हैं, इनमें उपजाऊ होने वाली। दोस्तों गंगा मैदान के उत्तर में यह स्थित है। कहां स्थित है? गंगा मैदान के उत्तर में स्थित है। अब दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसकी मिट्टी आपको मैं बताना चाहूंगा, इसकी मिट्टी जो होती है वो कांप या बालू, ठीक है, कांप या बालू मिट्टी होती है। दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वह गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, गंगा या यमुना, गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी? यमुना है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं या बालू हैं, उन्हीं से इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। बात करें अगर इसमें उपजाऊ होने वाली प्रमुख फसलों की, गंगा के मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो फसलों का उपजाऊ होता है वो होता है आपका गेहूं, धान और आलू। इसकी खेती बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। इसकी खेती बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। दोस्तों गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई की बात करें, ये जो हमारा एरिया है बीच वाला, इसके अगर हम ऊंचाई की बात करें तो आपका 80 से 300 मीटर, कितना? 80 से 300 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये जो 80 से 300 मीटर ये बता रहा है, ये समुद्र तल से है। ये कहां से है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 80 से 300 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर भी है कहीं कहीं 300 मीटर भी पाई जाती है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो हमारी तीसरी वाली हिस्सा है, ये बुंदेलखंड और दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, इसमें हमारा थोड़ा सा बघेलखंड का भी क्षेत्र है। ये जो एरिया है ना, ये आपका बघेलखंड का क्षेत्र है। क्या है? बघेलखंड। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो छत्तीसगढ़ और झारखंड से है ना, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड से टच है, इसलिए यह जो है बघेलखंड का हिस्सा भी कहलाता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हमारा बुंदेलखंड है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा का पूरा जो पट्टी है, ये बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र का निर्माण होता है, यह पर्वतों एवं पठारों से होता है। कैसे होता है? पर्वतों एवं पठारों से होता है। और इसकी मिट्टी जो होती है, इसकी मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? इसकी मिट्टी होती है पठारी और पर्वतीय मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? पर्वतीय मिट्टी होती है। और इसका जो ढलान है, मैंने पहले बता दिया है कि गंगा मैदानी क्षेत्र की ओर है। कैसे है इसका ढलान? इधर ऊपर है, और जैसे से आप इधर बढ़ेंगे नीचे होता चला जाएगा। बात करें अगर इसमें उपजाऊ होने वाली फसलों की, तो तिलहन और दलहन। दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, है ना, बुंदेलखंड की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, इसकी बात करें तो लगभग 300 मीटर जो है समुद्री तल से जो है इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका गंगा है, गंगा यहां से लगभग जो है ना, ऐसे गंगा जो है प्रवेश करती है, उसके बाद जो है इस तरीके से बहती है, ठीक।
इस तरीके से बहती है, और जो आपका यमुना है ठीक उसके बगल से बहते हुए इस तरीके से जो है यहां पे आपका जाके प्रयागराज में आपका जो है जाके मिल जाती है गंगा से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि गंगा के दक्षिण में, क्या गंगा के दक्षिण में आपका जो है, गंगा के दक्षिण में आपका बुंदेलखंड है और गंगा के उत्तर में आपका तराई क्षेत्र हिस्सा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका बुंदेलखंड का एरिया है इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 11 जिले। पिछले वीडियो में मुझसे गलती हो गया था, और मैंने गलती क्या, मैंने बताया था कि दोस्तों देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूं। 11 जिले, कुल कितने जिले? 11 जिले जो है इसमें आपके जो है पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले बुंदेलखंड में है? 11 जिले। कितने हैं? 11 जिले बुंदेलखंड और पश्चिम सीमा की, है ना, जो हमारा बुंदेलखंड और पश्चिमी सीमा है वहां पे बहने वाली नदी की बात करें तो बेतवा नदी। कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी। बुंदेलखंड ये एरिया हो गया, पश्चिम ये हो गया, है ना, ये हमारा हो गया पश्चिम। इसकी सीमा पे कौन सी नदी बहती है? उसकी सीमा पे बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी बेतवा नदी होगी। कौन सी नदी हो गई? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, पूरे प्रदेश में वेटलैंड की बात करें, क्या वेटलैंड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नम भूमि है, क्या नम भूमि के प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत है? 5.15। कितना है? 5.15% जो है यह पूरे प्रदेश के नम भूमि का प्रतिशत हो गया। दोस्तों सोनभद्र, ये जो हमारा सोनभद्र है, ये सोनभद्र जो है प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जो है जिला है। क्या है? सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। दोस्तों ये रहा हमारा जो है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों में क्या क्या अंतर है, फसलें कौन कौन सी प्रमुख है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो हमारी तराई क्षेत्र है वो कंकड़ीली, कैसी है? कंकड़ीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये हमारी तराई क्षेत्र होगी। उसमें प्रमुख उपजाऊ फसलों की बात करें तो धान और गन्ना। ठीक है, और गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यह एक जो है, यह गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। इसमें धान, गेहूं और आपकी आलू, है ना, इनकी जो है प्रमुख रूप से उपजाऊ होती है। और बुंदेलखंड की बात करें तो इनका निर्माण पर्वतीय मिट्टियों से होता है। ठीक है, पर्वतों से जो क्षरण होता है, पर्वतों का जो क्षरण होता है और उनकी जो मिट्टियां होती हैं, पर्वतों से क्षरण होने के बाद उनकी जो मिट्टियां होती है उनसे इनका निर्माण होता है बुंदेलखंड का। और इसमें उपजाऊ होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तिलहन और दलहन। क्या है? तिलहन और दलहन। बुंदेलखंड में कुल कितने जिले पाए जाते हैं? 11 जिले पाए जाते हैं। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड जो है यह मध्य प्रदेश से किससे टच होता है? मध्य प्रदेश से टच होता है। और तराई क्षेत्र के ऊपर का हिस्सा नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, और आपका जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 80 से 300 मीटर। क्या है? 80 से 300 मीटर है। और जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है इसकी मिट्टी को कांप या बालुई मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांप या बालू मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। और पूरे प्रदेश में जो नम भूमि है उसका प्रतिशत कितना है? 5.15%। कितना है? 5.15%। और अकेले सोनभद्र की बात करें तो सर्वाधिक नम भूमि यहीं पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 5.18%। कितना? 5.18% जो है यहां पे सर्वाधिक, यहां पे आपका 5.08%। कितना? 5.08% यहां पे नम भूमि पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो है एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। जब हम ये समझ लेंगे तो इसके बाद जब हम जलवायु पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का तो वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।